नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने भारतीय हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में वृद्धजन 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का विजन और मिशन वक्तव्य तथा विधिक सेवा ऐप जारी किया। लद्दाख ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट यानी ILP की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। कर राजस्व में वृद्धि के साथ राज्यों ने पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी की। और अब समाचार विस्तार से। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनके प्रभाव से संबंधित है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा भारतीय हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उत्पादों के निर्यात में 4 गुना वृद्धि करने पर बल दिया। वर्तमान में ये 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। साथ ही आगामी 3 वर्षों में उत्पादन क्षमता में 2 गुनी वृद्धि करने का आह्वान किया गया है। वर्तमान के 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 1.25 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में हुई एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर को स्मरण करते हुए 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन की प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था। हथकरघा एक हाथ से चालित उपकरण है जिसका उपयोग कपड़ों की बुनाई के लिए किया जाता है। भारत के कुल वस्त्र उत्पादन में दूसरा सर्वाधिक यानी 15% योगदान हथकरघे का है। आपको बता दें कि देश के कुल वस्त्र उत्पादन में विद्युत चालित करघे या पावरलूम का सर्वाधिक यानी 60% योगदान है। पावरलूम वस्त्र या किसी पैटर्न की बुनाई के लिए प्रयुक्त एक यंत्र चालित करघा है। हालांकि हथकरघा उद्योग में कई चिंतनीय विषय हैं। जैसे बुनकर संबंधी समस्याएं देखी जाए तो निम्न आय, ऋण सुविधाओं तक पहुँच का अभाव और नए बुनकरों का आकर्षित न होना इसका मुख्य कारण है। आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाए तो कच्चे माल की आपूर्ति में समस्याएं हैं। मार्केटिंग यानी विपणन में समस्याएं हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए तो ब्रांडिंग और उपभोक्ता का खरीद व्यवहार भी शामिल है। इसीलिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना, धागा आपूर्ति योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, बुनकरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM में शामिल करना ताकि वे अपने उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सरकारी संगठनों को बेच सकें। माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के तहत हथकरघा मदों के पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता आदि। अगली खबर पेपर 1 के जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दों से संबंधित है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में वृद्धजन 2021 यानी एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत में वृद्धजन 2021 रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य देश में बुजुर्गों की समस्याओं और स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना है और उनसे संबंधित नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार भारत की कुल आबादी में वृद्धजन आबादी का हिस्सा वर्ष 2011 के 8.6% से बढ़कर वर्ष 2021 में 10.1% हो गया है। इसके अलावा वर्ष 2031 में इसके 13.1% तक पहुंचने का अनुमान है। प्रजनन क्षमता में गिरावट और आयु काल में वृद्धि की वजह से वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है। सर्वाधिक वृद्धजन आबादी केरल में है, ये 16.5% है और सबसे कम बिहार में है जो कि 7.7% है। वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में वृद्धि हुई है। ये वर्ष 1961 के 10.9% से बढ़कर वर्ष 2011 में 14.2% हो गया था। वर्ष 2021 में इसके 15.7% और 2031 तक 20.1% तक बढ़ने का अनुमान है। वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात को 15 से 59 आयु वर्ग के सापेक्ष प्रति 100 व्यक्तियों पर 60 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। समय के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वृद्ध पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता के स्तर में सुधार हुआ है। इसमें एक बड़ा लैंगिक अंतराल
देखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार 59% पुरुषों की तुलना में केवल 28% वृद्ध महिलाएं ही साक्षर हैं। वृद्ध लोगों की कई समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, आवास संबंधी समस्याएं और उनके विरुद्ध होने वाले अपराध। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्य योजना NAPSRC, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार, वयोवृष्ठ सम्मान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। मेंस के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इस बार पूछा जा सकता है। अगली खबर पेपर 2 से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का विजन और मिशन वक्तव्य तथा विधिक सेवा ऐप जारी किया। जारी किया गया विजन और मिशन वक्तव्य राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के दृष्टिकोण को शामिल करता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक समावेशी विधिक प्रणाली को प्रोत्साहन प्रदान करना और हाशिए पर मौजूद तथा वंचित वर्गों के लिए निष्पक्ष एवं सार्थक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। विधिक सेवा मोबाइल एप्लीकेशन में विधिक सहायता की मांग, विधिक परामर्श और अन्य शिकायतों को दर्ज कराने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। इसका प्रयोजन कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। सरकार द्वारा वर्ष 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को शामिल किया गया था। ये अधिनियम राज्य को उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। इसके बाद भारतीय संसद ने वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि विधिक सेवाओं तक पहुंच के समक्ष क्या क्या बाधाएं हैं। मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो औपचारिक न्याय प्रक्रिया देरी से होने वाली है और महंगी है। डिजिटल विभाजन और निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र कोरोना महामारी के प्रसार के बाद से न्यायालयों की कार्यप्रणाली के आभासी स्वरूप यानी वर्चुअल मोड के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटी के बावजूद पुलिस थानों में प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से हिरासत में यातना और पुलिस द्वारा अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। विधिक सेवाओं और कानूनी अभिवेदन के बारे में जागरूकता की कमी है। इस तरह की बाधाओं ने पुलिस थानों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, मानव दुर्व्यापार या भिक्षुओं के रूप में तस्करी से पीड़ित लोग, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखे आदि से प्रभावित लोग, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि से प्रभावित लोग, दिव्यांगजन, हिरासत में लिए गए व्यक्ति और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता इस संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियों से संबंधित है। लद्दाख ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। लद्दाख प्रशासन ने अपने संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए ILP प्रणाली को समाप्त कर दिया है। ये कदम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत की संप्रभुता को रेखांकित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि इन संरक्षित क्षेत्रों में जाने के इच्छुक विदेशियों को अब भी एक संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होगी। इसकी वैधता अब 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है। इनर लाइन परमिट किसी राज्य द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है। इस प्रकार का परमिट भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है। ये प्रणाली वर्तमान में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लागू है। इसका उपयोग भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के देशज समुदायों की रक्षा के लिए तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कुछ क्षेत्रों में आवाजाही को विनियमित और निगरानी के अधीन करने के लिए किया जाता है। इस अवधारणा की शुरुआत बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम 1873 से हुई है। इसके तहत अंग्रेजों ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने और बाहरी लोगों के ठहरने को नियंत्रित करने संबंधी नियम निर्मित किए थे। इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश प्रजा यानी भारतीयों को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से प्रतिबंधित करके क्राउन के अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था।
अगली खबर पेपर 2 से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। वर्ष 2016 में आरंभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 के तहत धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना की गई थी। इस योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2019 तक संपूर्ण देश को रियायती LPG कनेक्शन प्रदान करके निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लाभ प्रदान करना था। ये योजना LPG के उपयोग को प्रोत्साहित करने के अलावा स्वास्थ्य विकारों, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करने में भी सहायता प्रदान करेगी। गैस कनेक्शन महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किए जाएंगे। सरकार द्वारा अब उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। उज्ज्वला 1.0 के तहत BPL परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को LPG कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना की पात्र महिला लाभार्थियों को सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SEC 2011 की सूची में शामिल होना चाहिए। अप्रैल 2018 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी और द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इसका और अधिक विस्तार किया गया था। इसके लक्ष्य को संशोधित करके 8 करोड़ LPG कनेक्शन कर दिया गया था। वहीं अब उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा राशि मुक्त LPG कनेक्शन के साथ साथ प्रथम रिफिल और हॉट प्लेट भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। साथ ही इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जमा करवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन करना ही पर्याप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी। इन 1 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया जा सका था। अगली खबर अर्थव्यवस्था से यानी पेपर 3 से संबंधित है। कर राजस्व में वृद्धि के साथ राज्यों ने पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी की। राज्य सरकारों ने वर्तमान वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है। आपको बता दें कि ये कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज की गई गिरावट की प्रवृत्ति के उल्टे है। केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय को भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि जैसी संपत्तियों के अधिग्रहण और साथ ही शेयरों में निवेश पर व्यय किए गए धन के रूप में परिभाषित करती है। पूंजीगत व्यय विशेष रूप से निर्धनों और अकुशल लोगों के लिए रोजगार का सृजन करता है। इसका एक हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी कि उच्च गुणक प्रभाव होता है। ये अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है। इसका परिणाम उच्च आर्थिक समृद्धि दर के रूप में प्राप्त होता है। भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को विकसित करने में विफल रहने की वजह से भारत ने दशकों तक निम्न समृद्धि दर का अनुभव किया है। आपको बता दें कि भौतिक और सामाजिक अवसंरचना उच्च आर्थिक विकास को प्राप्त करने की कुंजी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना आरंभ की थी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग राज्य के दीर्घकालिक लाभ के लिए नवीन और वर्तमान में जारी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना यानी PM दक्ष। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इन्हें राष्ट्रीय ई-अभिशासन प्रभाग यानी NEGD के सहयोग से विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना है। PM दक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारियों आदि 2,71,000 व्यक्तियों को कई हस्तक्षेपों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। कौशल उन्नयन या पुनः कौशल प्रशिक्षण, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम। नासा का परसिवरेंस रोवर। हाल ही में मंगल 2020 मिशन के भाग के रूप में शामिल नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर पहला गर्त खनन किया, लेकिन वो उस गर्त में से नमूने का संग्रह करने में विफल रहा। आपको बता दें कि ये रोवर इस वर्ष फरवरी में मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर उतरा था। ये कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक खगोल जीव विज्ञान आधारित मिशन है, जिसके उद्देश्य है प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना, पृथ्वी पर संभाव्य पुनर्वापसी के लिए शैलों और रिगोलिथ
संक्रमित के नमूने एकत्र करना। इससे पहले सौर चालित हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर संचालनीय और नियंत्रित उड़ान भरने वाला प्रथम विमान बन गया है। इसे परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था। जायद तलवार सैन्य अभ्यास। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में वृद्धि के उद्देश्य से अबू धाबी तट पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का मिश्रण। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिश्रित खुराक न केवल सुरक्षित थी, बल्कि इसने बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी उत्पन्न की थी। ये मिश्रित वैक्सीन की खुराक में प्रदर्शित बेहतर प्रतिरक्षा जनकता प्रोफाइल पर भारत से प्रतिपादित प्रथम वैज्ञानिक प्रमाण है। कोविशील्ड एक वायरस वाहक वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर निर्मित की गई है। इसमें एडिनो वायरस के दुर्बल संस्करण का उपयोग किया जाता है। वहीं कोवैक्सीन एक निष्क्रिय संपूर्ण वायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर निर्मित की गई है। गर्भकालीन मधुमेह मेलिटस (GDM). सरकार सभी गर्भवती महिलाओं के लिए ब्लड शुगर टेस्ट अनिवार्य किए जाने पर बल दे रही है। इसमें रोग के कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होने वाली महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया यानी डिप्सी द्वारा अनुशंसित एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित एकल जांच प्रक्रिया द्वारा इस रोग का निदान एक वहनीय और विश्वसनीय समाधान है। GDM को गर्भावस्था के दौरान आरंभिक या पहली बार पहचाने गए ग्लूकोज इंटॉलरेंस के किसी भी चरण के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं में GDM के निदान और प्रबंधन के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक प्रसव पूर्व देखभाल पैकेज में इस जांच को शामिल किया गया है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। लेबनान। हाल ही में इजराइल ने ईरान समर्थित लेबनान के समूह हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान से रॉकेट जाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया में आर्टिलरी फायर किए हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सैन्य बल के अनुसार स्थिति अत्यंत गंभीर है और उसने सभी पक्षों से संघर्ष विराम का आग्रह किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट लेवंट क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय राष्ट्र है। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सरला ठकराल। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को हुआ और इनकी मृत्यु 15 मार्च 2008 को हुई। विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला को गूगल ने उनकी 107वीं जयंती पर एक अनूठे डूडल के साथ सम्मानित किया। उन्होंने अपना A लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का समय पूर्ण किया था। ये उपलब्धि किसी भी भारतीय महिला द्वारा पहली बार प्राप्त की गई थी। वे एक कुशल चित्रकार और डिजाइनर भी थी। और अब बात करते हैं मननिया चमनलाल की। भारत के उपराष्ट्रपति ने मननिया चमनलाल के जीवन और उनके कार्य को रेखांकित करने के लिए उन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मननिया चमनलाल एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक थे। उन्होंने वर्ष 1947 में भारत विभाजन के पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए थे। पुनर्वनीकरण और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण के प्रति भी उनकी गहरी रुचि थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।